बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में बड़ी वैरायटी है, बहुत डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं, लेकिन वो सब आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे, मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे। एंड आई होप कि आज का हमारा फोरम जो है वो बहुत सी आपकी परेशानियाँ या बहुत से आपके जो मसाइल हैं उनके हवाले से एक आवाज़ बन सकता है। तो जैसे जैसे बात होती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी, लेकिन शुरुआत में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। और ये कहानी आज जो मैं सुना रही हूँ ये विद द पिक्चर मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ। इसकी पिक्चर भी आप कुछ देर में देखेंगे। ये कहानी है जिसमें दो जार्स आपको नज़र आएंगे और दोनों जार जो है वो भरे में हैं खाने से, गंदम से आप समझ लीजिए। और दोनों जार्स में आपको चूहा नज़र आएगा बस अभी कुछ ही देर में। जब आपके पास, और मेरे ख्याल में जब वो पिक्चर नज़र आती है ना तो उसके साथ मैं आपको स्टोरी बताऊं तो समझ में भी आएगी। ये है वो पिक्चर। सो ये दो जार्स हैं, एक में आपको खाना पीना नज़र आ रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर चूहा मौजूद है। तो ऐसा ही एक चूहा था, वो ऐसे ही जार के ऊपर बैठा था और उसे लगा कि इतना सारा खाना है, मैं ज़िंदगी भर आराम से ये खाना खाता रहूँगा और मुझे बाहर जाके तगो-दो करने की, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे खाता रहूँगा, ज़िंदगी गुजार लूँगा। खाते 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 एक वो वक्त आया जो दूसरे जार का है, जब वो इस जार के अंदर चला गया और अंदर जाते वक्त उसे फिर ये अंदाज़ा हुआ इस लेवल पर पहुँच के कि अब तो खाना भी कम हो गया है और मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो हमारी ज़िंदगियाँ भी कुछ इसी तरह से हैं। हम करते क्या हैं, अब ये जो एनालिसिस पिक्चर में मैंने दिखाई ना, अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके बारे में बात ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब आसानी ढूंढते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को लॉन्ग टर्म मुसीबत में डाल रहे होते हैं। आज की आसानी, आज का लालच आपको ज़िंदगी भर की मुसीबत में डाल देता है। इसी चूहे की मानंद आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। पहले आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम में आपकी लग्जरी ये है कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। बट जब आपको आसाइशों की आदत हो जाती है, जब आपको लालच हो जाता है, इस तरह की अट्रैक्शन हो जाती है, तो आप फिर दूसरे जार जैसे चूहे हो जाते हैं। जब आप उस ट्रैप से निकल नहीं सकते, अब आप उससे बाहर नहीं आ सकते। एक और चीज़ ये है कि जब हम अपनी क्वालिटीज़ का, जब हम अपने टैलेंट का मुजाहिरा नहीं करते, जब हमें अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हुई हैं उसका मुजाहिरा नहीं करते, उनको उजागर नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में इसी तरह डिपेंडेंट होते जाते हैं। हम सिर्फ वो जार्स देखते हैं, हम सिर्फ वो दरवाजे देखते हैं जहाँ आसानी हो, जहाँ बस हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए। तो ये सारी कहानी ही इन दोनों जार्स की थी और इनको देखकर ये समझ आने वाली बात थी, देखकर ही समझ आ जाती है। तो हमने भी अपनी ज़िंदगियों में ये कोशिश करनी है कि बेशक वो रास्ता, और मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ, हमेशा अपने छोटों को कहती भी हूँ कि वो रास्ता जो आपको मुश्किल लग रहा हो, जहाँ आपको बहुत दिक्कत हो रही हो, जहाँ आपको लगता हो कि अब मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, ये तो मेरा तरीका कार ही नहीं है, ये तो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, चाहे वो काम है, प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी है, उस वक्त आप ये समझ लें कि आप तरक्की की राह पे हैं। आप डटे रहें, आप परसिस्टेंट रहें, एक वक्त आएगा आप उससे निकल जाएंगे और आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। जहां आपको लगे कि हर चीज़ कंफर्टेबल है, आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है, उस वक्त आप तरक्की हासिल नहीं करेंगे। ज़िंदगी गुजार लेंगे, बेहतर ज़िंदगी गुजर जाएगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन जो फिनोमिनल तरक्की होती है ना, वो आपके नसीब का हिस्सा फिर नहीं बन पाएगी, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है और जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर नवाजता है। दूसरी चीज़ जो इस वक्त मुझे आपसे शेयर करनी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे एम्बेसडर्स हैं। मैं उन एम्बेसडर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आर्टिस्ट एंड एम्बेसडर्स की बात कर रही हूँ। वो आर्टिस्ट, वो लोग जिन्होंने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को मुतारिफ़ करवाया और पॉजिटिवली मुतारिफ़ करवाया। उसमें से एक नाम है वहीद मुराद साहब का, द चॉकलेट हीरो। और वहीद मुराद साहब जिनकी ज़िंदगी बहुत जल्दी ही वो अपने खालिक से जा मिले, लेकिन आप देखिए कि उनका औरा और अल्लाह ताला ने उन्हें नाम ऐसा बख्शा कि आज तक लोग इन्हें याद भी करते हैं, आज तक लोग इनकी जो एक खूबसूरती थी उसकी तारीफ़ भी करते हैं, उनके गाने भी गाए जाते हैं। आज तक यंगर जनरेशन में भी शादियां हैं, मेहंदियां हैं, उनकी फ़िल्मों के गाने, उनका स्टाइल, ये स्टाइल जो इनका है कभी पुराना नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता बहुत पुराने हीरो हैं, ये आज के दौर में भी कैरी किया जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने जितनी उनकी ज़िंदगी रखी उतनी देर वो हम में रहे, लेकिन आज तक वो मोहब्बतें कायम हैं।
اور محبت کا تقاضا ایک اور یہ ہے. آج ان کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے, اور برسی پہ سب سے خوبصورت تحفہ یہ ہو سکتا ہے اپنے پیاروں کے لیے, اگر آپ کسی سے بھی پیار کرتے ہیں یا آپ کی فین فالوئنگ ہے یا ہمارے بڑے جو دیکھ رہے ہیں جو یوزلی ان کی فلمیں دیکھا کرتے تھے, کہ ان کے لیے دعا کر دیں, دعا کر دیں, فاتحہ کر دیں, تو وہ تحفہ ان تک پہنچ جائے گا, کیونکہ یہی دروازہ اب کھلا ہے اور اسی کی ان سب کو ضرورت ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ بھی اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی, بیکاز آرٹسٹ جو ہے یا وہ لوگ جو پبلک فگر ہوتے ہیں ان کا ایک کنیکشن یا ان کی ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے, اور وہ ہیں آپ لوگ. اور وہ دعائیں, وہ محبتیں جو آپ لوگوں سے ملتی ہیں, بے شک ایک ایک شخص کو انسان دیکھ نہیں پاتا, لیکن وہ ان کی جو ویلیو ہے یا ان کا جو ویٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. دیٹ از بیونڈ ایکسپریشن, اس کو ایکسپریس بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک وائس آف فادرز ہے, ایک فورم بنا ہے وائس آف فادرز. دس از ناٹ فنی, دس از ایکسٹریملی سیریس. وائس آف فادرز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سا ایسا ویژن ہے یا کون سا ان کی ایسی سوچ ہے, یہ برین چائلڈ کیوں ہمارے سامنے آیا ہے, باپ اپنی آواز کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں, کیوں پہنچانا چاہتے ہیں, بڑی ساری باتیں ہیں اس میں. اس کا کانسیپٹ آپ سے شیئر کریں گے, ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے یہ ایک ایسوسیشن آپس میں بنائی ہے وائس آف فادرز کے نام سے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت غور سے سننے والا ہے, کیونکہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو شرح ہے ڈیورس کی یا سیپریشن کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن یہ نہیں ہے. پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے, اور پھر خدا نخواستہ اگر آپ کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں یا ویسے بھی آپ سیپریٹ ہوتے ہیں, بڑوں کو بٹھا کر بھی فیصلے کرتے ہیں, تو بعد میں جو ایشو آتا ہے سب سے زیادہ وہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے, بچوں سے ملنے کے حوالے سے, بچوں کا جو ماں باپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے آتا ہے. جس کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ تو ان کو اپنے طریقے سے پال رہا ہوتا ہے, یا ایک آپ کا جو روزانہ کا گزر بسر ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی, خصوصی طور پہ آج والد ہمارے ساتھ آئے ہیں, ہمارے پاس آئے ہیں, جنہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے, اور اپنے بچوں سے دوری کے تحت یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. اور کیا کیا ایک انسان گو تھرو کرتا ہے یا ایک پیرنٹ گو تھرو کرتا ہے جب بچے اس سے دور ہوتے ہیں یا جب ایک رشتہ ختم ہوتا ہے. اپنے آپ میں وہ ایک شوق ہے, ایک ڈس پلیجر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے بچے آپ کی آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں, ملنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کی پریشانیوں کو مزید بڑھا دیتا ہے. فادر کے کانٹیکسٹ میں ہم اس لیے بھی آج بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خواتین کے لیے بہت سارے فورمز ہیں, خواتین کی آواز کو بہت سنا بھی جاتا ہے, ہم بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شاید ہم کہیں نہ کہیں آدمیوں کو یا مردوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ دے آر دا اسٹرانگر جینڈر, تو چلو وہ ان کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا. لیکن ان کی بھی فیلنگز ہیں, ان کے بھی پرابلمز ہیں, ان کے بھی ایشوز ہیں, اور پھر انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہے اور باہر کما کر بھی لانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ویلکم کہتے ہیں, حسیب زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت یہ تمام لوگ جن کا میں انٹروڈکشن کروا رہی ہوں, دے آر ممبرز آف وائس آف فادرز. اور ہمارے ساتھ وائس آف فادرز کے فوکل پرسن اسحاق میمن صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. اینڈ ہمارے ساتھ دانش اکرام صاحب موجود ہیں اور محمد دانش موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سو اسحاق میمن صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ اس کا یہ کانسیپٹ ہمیں بتا دیجئے کہ کیوں آپ نے یہ موومنٹ شروع کی ہے. دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں کہ عدالتی سسٹم جو ہے کافی زیادہ ایگزاسٹیو ہے. اب ہم چند جو فادرز جو اس سسٹم کے سے گو تھرو ہوئے, ہمیں آئیڈیا ہوا کہ اس میں بہت زیادہ پین ہے, ٹائم ویسٹ آف ٹائم اینڈ منی ہے, اور جو اذیت ہے آپ جانتی ہیں ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب وہ اپنی اولاد سے دور ہوتا ہے. ایک یعنی کہتے ہیں نا, اولاد جو ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے, اور جو اس وقت اس باپ کے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے, وہ اس سسٹم کا جو فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ باپ کو
جو پراپر رائٹ ہے جو اسے بچے کے ملنے کا حق ہے وہ دینے میں ایٹ لیسٹ فیل اگر نہ بھی کہیں تو سلو بہت زیادہ ہے. سالہ سال 8 سال 10 سال 15 سال ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے جو عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ابھی تک وہ ملنے کی اجازت نہیں ملتی. یس اور اجازت ہوتی ہے تو کورٹ جا کے ہی ملنا پڑتا ہے, اور کورٹ میں بھی بدقسمتی سے اجازت ملنے کے باوجود ملاقات نہیں ہوتی. ہمارا جو سب سے جو ہماری کمپلین جو سب سے بڑی کمپلین ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ہمیں کورٹ آرڈر کرنے کے باوجود بھی میٹنگ نہیں کروا پاتی. البتہ اگر مینٹیننس ٹائم پہ نہ دیا جائے تو ڈیفینس اسٹک آف کی اپلیکیشن آ جاتی ہے, وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں, NIC بلاک ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی سچویشنز ہیں. تو ہم چند بنیادی ممبرس تھے جو اس پورے سسٹم سے افیکٹڈ تھے. ہم نے بیٹھ کے ایک سوچی کہ بھئی ہم پر جو یہ چیز گزری ہے, ہمارے بعد جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے ان پر یہ پرابلمز نہ گزریں. اچھا, اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو کتنا عرصہ آپ کی شادی کو ہوا اور کتنے بچے ہیں؟ دیکھیں میری شادی تقریباً 10 سال چلی, 3 بچے ہیں میرے. اور کتنے عرصے سے آپ ان سے مل نہیں پا رہے ہیں یا اسی طرح ملتے ہیں؟ دیکھیں میں ون آف دا بیسک فاؤنڈر ممبرز ہوں, تو میں اس پورے پروسیس سے گزر چکا ہوں. الحمدللہ بچوں کی کسٹڈی تو میں نے ٹیک اوور کر لی, بٹ اس کی جو سبسیکوینٹ لیٹیگیشنز تھیں میں پھر اس کا بھی افیکٹ ہی رہا ہوں. آپ والدہ سے ملنے دیتے ہیں بچوں کو؟ ڈیفینیٹلی اینی ٹائم. تو میرے طرف سے کبھی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ کی طرف سے ریسٹرکشن نہیں ہے. جیسے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی ہم کو پیرنٹنگ کریں گے, رشتہ ختم ہو گیا تب بھی بچے کو اس کا حق دیا جائے گا کہ وہ ماں سے ملے یا باپ سے ملے. یہ اویئرنیس ہمارے یہاں نہیں ہے. جی اچھا, آپ بھی تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کتنے عرصے سے کیا بچے؟ میری شادی جو ہے وہ 2014 میں ہوئی تھی. اچھا. اس کے بعد ایکچولی آئی واز ورکنگ ابراڈ. ٹھیک. تو تھوڑی سی جو ہے شادی کے بعد میں آئی اسٹریٹ اوے موو بیک ٹو دبئی, اور وہاں پہ میں اپنے ورک کے سلسلے میں مائی وائف یوز ٹو کم اینڈ گو, وہ بھی آتی جاتی رہتی تھی. پھر ہمارے آئی ہیو گاٹ 3 kids. تو میں نے اس سارے سینیریو میں یہ دیکھا ہے کہ نو میٹر ریلیشن شپ بریک اپ کین ہیپن, اور یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کائنات میں پہلے نہ ہوئی ہو, اٹ کین ہیپن. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں نا وہ زیادہ مطلب بچوں کے اوپر بہت برے اثرات ڈالتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم دونوں ایگو میں آ جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا, مطلب ابھی میرے ذہن میں آیا, میں اس کو ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ہمارے عدالتی نظام کے اندر دیکھیں پروسیس اٹ سیلف ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ اس کو امپلیمنٹیشن کروانا ہے یا ہم نے یا جو ہمارا لائر ہے اس نے اس کو وہ کروانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیکاز دے نو دا پروس اینڈ کونس, ان کو پتہ ہے کہ سسٹم کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کے اندر ایک ہمارے پاس پری ٹرائل کی آپشن آتی ہے جو کپلز کی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایکچولی پاکستان میں جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں فادرز کی اور مدرز کی, اور جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے ریلیٹیوز ہیں, دے کی ناٹ افورڈ ٹو لیو ان اندر ہاؤس. تو ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا کیٹر کرنا ہے, ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, اور ہم نے یہ چیز تھوڑی سی پیرنٹس کو بتانی ہے, چاہے وہ میرے پیرنٹس ہوں چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہوں. اگر کاؤنسلنگ ہماری ہوتی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے. مطلب اب اگر یہ ڈسپیوٹ ہوا ہے تو عدالت میں یہ ایڈ آن پوائنٹ کروانا چاہوں گا کہ یار آپ ان دونوں پارٹیز کو بھی بٹھائیں, دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا انفلوئنس بچوں کے اوپر کتنا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مطلب یو آر ٹیکنگ ڈیسیژن آن دا بہاف آف یور پیرنٹس, ناٹ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے, بٹ یو آر مور اپنے ماں باپ کی وجہ سے آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا ان کا جو سوچ ہے اس کی وجہ سے ڈیسیژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ علیحدہ رکھ نہیں سکتے ماں باپ کو اور بیگم کو, تو وہ مسئلے مسائل دیکھیں اس میں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں الگ رکھنا از ناٹ این ایشو, میں افورڈ کر سکتا تھا, لیکن دیکھیں جو آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے, یو نو کہ بچے کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. مطلب آج کل کے اتنے اس دور میں یو آر ہارڈلی فائنڈنگ ٹائم فار یور کڈس بیکاز یو آر ہولڈنگ گیجٹس. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ گیجٹس دیکھ رہے ہیں, آپ نے کھانے کا بھی کرنا ہے, آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یار مطلب اگر کوئی اور بندہ بھی آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے جس آنکھ سے آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں, اور جو کیئر وہ دے سکتے ہیں. دیکھیں وہ جنریشن ایکس ہے. ویسے خیر اصلی ماں باپ کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. میاں بیوی میں آپس میں بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن بچے کا باپ
जो असल है वही रहेगा और वही उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो कर सकता है. माँ वही जो हकीकत में माँ है, जो एक्चुअल मदर है, उसका नहीं मोल बदल नहीं हो सकता, ना बाप का ना माँ का. क्या कहना चाहते हैं? जी एक्चुअली जैसे भाई ने कहा कि उनके साथ भी जो प्रॉब्लम्स हुई कहाँ से स्टार्ट हुई. आई गॉट मैरिड इन 2014. आई वाज लिविंग इन आयरलैंड दैट टाइम. तो जब रिश्ता हुआ तो एवरीथिंग वाज फाइन, वाज गुड, ठीक है ना. देन मेरी पहली बेटी की पैदाइश हुई 2015 में और आई कुडंट ब्रिंग माय wife over there, so many other reasons, because visas issues होते हैं and the women those are sitting in Pakistan, they do not understand and their relatives are also कि यार क्यों नहीं बुला रहा है. और खैर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ पर, रेंट्स बहुत हाई है मैंने सुना है आयरलैंड में. हाँ, तो अगर आप सेविंग्स कर लें देन इवेंचुअली आपने चले ही जाना है, बट इट टेक्स टाइम. बट वो यहाँ के रिलेटिव्स या उनके पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं. सो इट वॉज टेकिंग टाइम. मैंने उनको समझाया कि यार टाइम लगेगा, हो जाएगा, गिव मी सम टाइम. बट दे वर वेरी के स्टबर्न थे कि नहीं आप आ जाओ या हमारी बेटी को तलाक दे दो. सो आई वॉज डूइंग माई ओन बिजनेस. आई वॉज रनिंग माई रेस्टोरेंट बिजनेस, फास्ट फूड बिजनेस था. आई वॉज डूइंग अ जॉब एज वेल पार्ट टाइम. सो आई वॉज अर्निंग गुड मनी बट आई वॉज नॉट लिविंग विथ माई फैमिली. माई फैमिली वॉज हियर. तो मेरी जो वाइफ थी उनका ज़्यादा इंक्लाइन था वो अपनी मदर के साथ तरफ था, क्योंकि मेरे माय मदर डाइड व्हेन आई वाज 7. ठीक है. तो मेरे फादर वाज इन इंग्लैंड दैट टाइम. तो वो फिर वापस पाकिस्तान आए, मेरी वाइफ उनके साथ रहने लगी. और फिर मुझे 2017 में थ्रेटन किया गया कि यार आ जाओ या हमारी बेटी को आप तलाक दे दें, ख़त्म करें इस रिश्ते को. सो मैंने यही सोचा कि यार वन शुड जिसे कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़, कि किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब आपकी औलाद हो जाए. तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने सब कुछ क्विट किया. आई केम बैक. मैं 17. अच्छा, आप वापस आ गए? जी मैं आ गया 17 में. फिर यहाँ जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे, आई स्टार्ट माई ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दैट. सो रन माई ओन जैसे कि हाउस होल्ड थिंग्स. मेरा किचन चलता रहा. एट वन टाइम आई वाज आल्सो ड्राइविंग करीम. अच्छा. just to run my kitchen because I didn't know what to do in Pakistan. So for my family I was doing all those stuff. In 17 I was happy living. आप आ गए, फिर उसके बाद भी इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए? इश्यूज चलते रहे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थे. We were very happy. Then in 2018 मेरी सेकंड बेबी की पैदाइश होती है और फिर वो प्रोलॉन्ग होती है. मैंने अपनी वाइफ के लिए एक अपार्टमेंट वहाँ बैठ के बुकिंग कराई, उसकी सारी रेनोवेशन कराई. तो फिर पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये था लाइक नहीं चला तो ही सो काइंड. मुझे कहते थे कि आप गुस्से के बहुत तेज़ हैं. आई वाज़न्ट लाइक दैट बट आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग. आई डू नॉट आर्ग्यू. मैं आर्ग्यू साइलेंट हो जाता, साइलेंट होता था, क्योंकि मुझे पता है आर्ग्यूमेंट से तो आप चैलेंज नहीं कर सकते. तो खैर इश्यूज हुए और 2020 के अंदर because she had in mind कि यार there was a cousin behind of all these things, so she had that opportunity. अच्छा. तो एक minor issue के ऊपर she made a big story and I left the house. I went to my own house and she put up a case that I beaten अच्छा up her. जैसे आप domestic violence का केस किया. But when I went to the court, she said to the judge कि यार मुझे वकील ने कहा था हमारे ये केस बनाने को, इन्होंने मुझे कभी नहीं मारा. She was saying in front of the judge कि इन्होंने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया. जज ने कुछ नहीं बोला उनको. तो बीबी आपका मसला क्या है? जज ने इस तरह सवाल किया. बस हमारी बनती नहीं है. There was no issue. खैर अब वो क्योंकि फैमिली कोर्ट्स में ये हो गया है कि अगर बेगम नहीं रहना चाहती तो नहीं हो सकता. सो बच्चों से आपकी मुलाकात नहीं होती? हाँ, बच्चों से मुलाकात ऐसे होती है कि महीने में 2 दफ़ा 1.5 घंटे की मुलाकात होती है. कोर्ट में होती है? इन द प्रीमिसेस ऑफ कोर्ट. अब कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर आपने जो माहौल है वो मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहता. ठीक है, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी. जी मोहम्मद दानिश साहब. जी बल्कि मोहम्मद दानिश साहब से पहले एक ब्रेक है. ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं. स्टे विद अस.
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ फादर्स की रिप्रेजेंटेशन आज हमारे पास मौजूद है। तमाम वो वालिद यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी में हार्ड टाइम गुजारा। हम ख़वातीन के हवाले से तो कहते ही हैं कि जी इसका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है, बच्चे भी हैं, और हमारी तमाम तर जो इमोशंस होते हैं वो खातून के साथ होते हैं। बट एट द सेम टाइम जो अदर पार्टी है, जो वालिद है, वो भी एक ज़िंदा इंसान है, उसका भी दिल है, उसके भी जज्बात हैं, उसकी भी मोहब्बत है जो अपनी औलाद के साथ तो है ही, अगर किसी और के साथ नहीं है। और फिर जो एक टीडियस प्रोसेस है अपनी औलाद से मिलने का, उस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं और इनकी वॉइस को आज उजागर कर रहे हैं। मोहम्मद दानिश साहब कुछ कहना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे है हम अपनी जो है वॉइस, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ फादर में मैं अपने एजेंडे की तरफ आऊँगा। जो वॉइस ऑफ फादर जो फॉर्म हुई ना, इसमें हमारा जो बेसिक मकसद था ना वो यही था कि को पेरेंटिंग और शेयर पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको उजागर किया जाए, उसको अमली जामा पहनाया जाए। असल में हमारा मानना ये है कि डाइवोर्स जो होती है वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान होती है फॉर वॉट एवर रीजन। सही कौन था गलत कौन था ये हमारा बेसिकली टॉपिक नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं सही था या वो गलत था। बहरहाल मैं ये और दोनों की ही गलती है, कोई भी रिश्ता खराब होता है, कोई भी नहीं चाहता घर जो है वो तबाह हो या बर्बाद हो। जब बंदा शादी करता है तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए करता है ताकि वो उसको चले। बहरहाल फॉर वॉट एवर रीजन मैरिज जब भी डिसॉल्व होती है तो बात आती है बच्चों की। अब बच्चों का मामला ये है कि कानून कहता है कि बच्चे जो हैं बेसिकली दोनों के मुश्तरक हैं, किसी एक का उस पर राइट नहीं है। सही। और सबसे पहले अच्छा, क्योंकि हमारे आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही, माइक फिक्स होगा तो ये इस बात को आप थोड़ा सा कंटिन्यू कर दीजिए। असल में देखें, जो बेसिक मसला है, जब भी कोई भी फैमिली ब्रेक होती है तो उसमें जो इफेक्टिव है सबसे ज़्यादा वो बच्चा होता है। एक तरफ तो वो अपनी माँ या बाप की मोहब्बत से महरूम होता है, और दूसरी तरफ जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, देखें अक्सरियत बच्चों की जो है वो साइको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। अपने जो दोस्तों में वो बैठ के एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि यार ये तो अपनी माँ के साथ जा रहा है, फलां मेरा दोस्त जो है अपने फादर के साथ जा रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा तो फादर ही नहीं। इसके अलावा भी बच्चे की एक तलब भी है ना, एक ज़रूरत भी है, वो माँ का चेहरा भी देखना चाहता है, वो बाप का भी देखना चाहता है, वो तो अपना टाइम गुजारना चाहता है। अक्सर बच्चों से पूछते नहीं है कि आपको मामा ज्यादा अच्छी लगती हैं बाबा, तो वो कहते हैं दोनों। उनके लिए मुश्किल होता है, वो जज नहीं कर सकते कि वो किससे ज्यादा प्यार करते हैं। असल में इसमें सॉरी मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली हमें दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है। बेसिकली जब ये रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ आता है तो इसमें जो मेन पार्ट प्ले किया जाता है ना, वो आउटसाइडर्स होते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो जाएं, वो आपके रिलेटिव्स हो जाएं, वो पेरेंट्स हो जाएं, तो वो ज़्यादा सुनने के बजाय ना अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को सुनने के बजाय वो उन लोगों से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है। तो मैं अब आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैं आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, और स्पेशली GTV का कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इस हवाले से। और इसमें ये है कि मतलब हमें इस चीज़ को ना अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए कि यार ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में अगर हम थोड़ा सा भी पार्ट बनते हैं या हम खामोश रहते हैं या हम इसको इग्नाइट करने में कहीं ना कहीं समहाउ अगर हम कुछ रोल प्ले कर रहे हैं तो खुदारा हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। देखें इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, चाहे वो माँ के पास रहें चाहे वो बाप के पास रहें। देखें दोनों नेचुरल गार्डियन हैं और हर एक की एक मुश्तरका जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको ग्रोन अप करना है। आप देखें मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया कि मतलब इफ़ यू नीड टू गेट अ जॉब उसमें 500 के रिज्यूम्स आ रहे हैं एक जॉब को लेने के लिए। अब मेरे केस में ये था कि मैं आई वाज प्लानिंग टू गेट माय चिल्ड्रन एडमिशन जहाँ से इमरान खान साहब पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है, मैंने मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पूरी कर ली, बट अनफॉर्चुनेटली उसने रीलोकेट कर दिया बच्चा और अब वो यहाँ पे पढ़ रहा है और जिस स्कूल में पढ़ रहा है। और मैं ये इस बात को आपने वहीं आप दुबई में पढ़ा रहे थे? नो मैं उसको लाहौर में पढ़ा रहा था, मैंने दुबई में एडमिशन करवाया है उनका, लेकिन मैंने जब वहाँ एटमॉस्फेयर देखा है ना कि वहाँ पे ब्रिटिश बच्चा भी है, वहाँ पे अरबी भी है, वो एक बच्चा जो है ना, मेरा प्लान एक्चुअली ये था कि जो इनिशियल ईयर्स है ना वो पाकिस्तान के सोशल नॉर्म्स को सीखे, थोड़ा सा कल्चर को अंडरस्टैंड करे कि यार हमारी लिविंग। तो क्या यही आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस थे? देखें डिफरेंसेस सच इस तरह से नहीं थे। डिफरेंसेस वो जो आपने बात की ना टाइम वाली, और देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अब्रॉड रहता है ना वो उस तरह से टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस जो है रिलेशनशिप में इसमें हमने देखना ये है कि इन द लॉन्गर रन व्हाट इज द बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन। मतलब पाकिस्तान में रह के तो मैं लेट से 1 लाख रुपए एक बच्चे का नहीं दे सकता, विच इज वेरी डिफिकल्ट ना। मैं को अब वापस आ जाते हैं, सो सॉरी जी दानिश साहब। नहीं बिल्कुल, आप जहाँ से जी। असल में हमारा जो कम्युनिटी जो बनी है वॉइस ऑफ फादर की,
हमारा जो बेसिक एजेंडा है, हम बिलीव करते हैं शेयर पेरेंटिंग और को पेरेंटिंग के ऊपर। हमारा मानना ये है डाइवोर्स जो है बेसिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में है, औलाद के बीच में नहीं है। सही। फादर बेसिकली नेचुरल गार्डियन, नॉट अ विजिटर। तो बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। विजिटेशन अपना जो है मीटिंग्स जो हमें मिलती है ना, बेसिकली बहुत से लोगों को तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, डिले टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं, जो भी ऑपोनेंट साइड होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिल चुकी है। अब हमें मिलती है मीटिंग 15 दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए, वो भी कोर्ट के प्रेमिसेस में, और वो भी ओपन ग्राउंड में। अब कोर्ट बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पे हर किस्म के जराइम पेशा अफराद लाए जाते हैं बेरियो के अंदर, और कंफर्ट नहीं है बाहर ना। हाँ, बच्चों के लिए भी कंफर्ट नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा हमसे क्या जो है, हम उसको टाइम, क्या उसको क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, या क्या मेमोरेबल टाइम दे सकते हैं, हमें ये देखना है। तो हम ये कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये जो गार्डियन एक्ट 1890 है, ये पहली बात तो ये कानून बहुत पुराना है। अब चले ठीक है, लेकिन क्या आज मॉडर्न दौर है, 5th जनरेशन जो है, वॉर का टाइम जो है चल रहा है मामला, तो हमें इसमें बहुत सारी जो है मॉडर्न दौर के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। तो यानी आप लोगों को ये क्यों नहीं मिल जाता, या आप लोग क्या अपने एक्स पार्टनर से ये बात नहीं कर सकते कि भाई वीकेंड पे या इन 2 दिन मेरे पास होगा, बाकी दिन तुम अपने पास रखो? ये हो नहीं पाता। इसलिए जाहिर सी बात है, जब ये सेपरेशन हो जाती है ना, तो कोई इतना अच्छा किसी के लिए सोचता नहीं अपोनेंट साइड के लिए। तो अच्छा, और मैं ये भी बता दूं माजरत के साथ कि ये जो बच्चे ना मिलवाने वाली चीजें होती हैं ना, इसमें बेसिकली आप अपना बदला ले रहे होते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप बड़े पजेसिव हैं बच्चे के लिए, या वो होंगे, दोनों माँ बाप होते हैं, लेकिन जिसके पास कस्टडी होती है, मैंने यूजुअली यही देखा है कि वो बदला निकालता है, दूसरे को कहता है मुंह भी नहीं देखने देंगे बच्चे का। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि औलाद दोनों की है, आपको कोई कितना भी बुरा लगे। जी जी, बात पहले कंप्लीट कर लीजिए। 1890 में जो है ना सेक्शंस ये हैं कि जैसे ही आपका केस फाइल होता है ना, तो फौरन जो है ना मीटिंग मिल जाए बाप को, या जो भी साइड हो, मदर साइड हो उसको, या बाप को। अच्छा, दूसरा ये है कि मेन पॉइंट है इसमें वेलफेयर देखी जाए कि बच्चे का जो वेलफेयर किसके साथ है। सही। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से अमूमन यही देखा गया है कि 95% जो है, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जो भी प्रूफ हो जाए, बच्चा माँ के पास ही जाता है। चले, उसमें भी इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ऐसी बहुत सी माएँ भी आती हैं जब कस्टडी बाप के पास होती है, तो वो भी बेचारी आके वहाँ परेशान होती हैं और होती हैं, तो ये बेहतर नहीं है। तो हमारा मेनली हमारी डिमांड ये है, हमें जो है ना घर पे मुलाकात दी जाए, ताकि हम जो है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, फ्रीडम के साथ स्पेंड कर सकें, उनको घुमाने फिराने ले जाएं, उनके साथ एक्टिविटी करें। अब वहाँ पे तो इतने बाउंड होते हैं जैसे कोई हम कैदी हैं। अच्छा, और बच्चा भी बहुत डरा सहमा होता है। ये यूजुअली छोटी उम्र में अगर माँ बाप की सेपरेशन हो गई है, तो बाय द टाइम वो 1-2 साल का होता है, तो कभी कभी तो वालिद को पहचानता भी नहीं है। मैंने ये बड़ी दुख की बात है, और ये बदला आप पूरा ले रहे होते हैं। जी, एक साहब थे, उनको 3 साल बाद जो है वो मुलाकात जो है वो हुई, तो वो कहता है मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगा। उस बाप पे क्या गुजरेगी जब जो इनका बच्चा इनको कहता है मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगा। इतना मतलब क्या कहते हैं, स्लो प्रोसेस है, इतनी डिले टैक्टिक्स यूज होती है, कितना टाइम निकल जाता है कि बच्चा बाप को भूल जाता है। और बस यही है कि अपना मैं जो है गुजारिश करूंगा कि बाप भी बाप है, क्योंकि हम जितनी भी मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, लास्ट बात है ये, फिर हम क्लोज कर रहे हैं। जी, एक बात ये ऐड करना चाहूंगा, मेंटेनेंस का मामला। मेंटेनेंस तो बाप पे लागू होता है, वो पूरा खर्चा देता है, ठीक है। इन केस अगर नहीं दे पाता तो फौरन जो है वो कहते हैं कि इसको जेल कराई जाए। और माँ जब बच्चों को नहीं मिलवाती है ऑर्डर के बाद भी, तो माँ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कुछ सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हमने उजागर किए, और कोर्ट तो जो भी फैसला करती है, जो कुछ भी है, लेकिन बहैसियत इंसान हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल सही पता होता है अपने अंदर कि हमने किसके साथ गलत किया है। तो जो दूसरा पेरेंट है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसके साथ ये जुल्म ना करें, क्योंकि जुल्म अल्लाह को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप लोग बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, किसी से किसी की कस्टडी छीनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी औलाद से मिलना चाहते हैं। और बाप का साया बहुत ही ज़रूरी है औलाद के लिए, चाहे आपको बाप पसंद हो ना हो हस्बैंड की सूरत में, लेकिन एक वालिद का बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ख़वातीन के कुछ ऐसे अमराज हैं जो बात करते हुए या जो डिस्कशन उस तरह नहीं होती, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं PCOS के हवाले से। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं तो नौउम्री में या शादी से थोड़ा पहले, शादी के बाद आपको पता चलता है कि आपको PCOS हैं। जब PCOS का सुनते हैं तो कुछ लोगों को तो अवेयरनेस इस हवाले से आ गई है, लेकिन अगर पहली दफ़ा सुनते हैं तो अभी भी लोगों को ये ट्रॉमेटिक लगता है कि न जाने ये टर्म क्या है, ये बीमारी क्या है, या हम इससे कैसे निकलेंगे, या न जाने क्या होगा। फिर इनफर्टिलिटी के साथ इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। अगर शादी हो गई है तो फैमिली स्टार्ट करने में इश्यूज़ हैं। ये वाले काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में होंगी। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, कोई सेकंड ओपिनियन आप लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो इस वक्त डॉक्टर्स हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा मौजूद हैं एंड शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट एंड कैंसर सर्जन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम सबा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी ऑब्स एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं मुर्शद हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं डॉक्टर साहिबा? सो डॉक्टर अंजुम, PCOS एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दीजिए। देखिए, PCOS बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। मीन्स ये फीमेलियल है, फैमिलीज़ में रन करता है और ये इट्स लीड टू या इसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है हमारी बॉडी में, जो पूरी रेगुलेट करती है किसी भी फीमेल की बॉडी। ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, वो इन टोटल रेगुलेट कर रहे होते हैं। वो कभी भी उनमें से कोई भी एबनॉर्मल होगा तो वो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करेंगे, जैसे इसमें कर रहे होते हैं। ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव इशू पे, यानी कि आपकी रेगुलर साइकिल्स पे, बल्कि आपके ओवरऑल लुक पे भी इफेक्ट कर रहा होता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये अगर आप अपने डाइटरी हैबिट को चेंज करें, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करें या जो भी है थोड़ी एक्टिविटी चेंज करें, और सर्टेन मेडिकेशन से इट कैन बी इजीली ट्रीटेबल। अच्छा, ठीक। बट अगर आप उसको छोड़ेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, PCOS से होता क्या है? मतलब अगर हम थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें कि अगर PCO पता चलता है कि जी आप PCO है आपको, इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है आपको? एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन है ना, मोस्टली लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ कि उनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे। जैसे ये मेनोरिया हो रहा है 2 मंथ्स के बाद आ रहे हैं, ये कुछ को बहुत सवियर वाली फॉर्म में तो 6 मंथ्स तक भी नहीं आते। लेकिन इनिशियली ऐसे ही होगा 5, 10, 15 डेज ओवर ड्यू हो रहे हैं। और जैसे यंग गर्ल्स हैं वो यूजुअली जल्दी प्रेजेंट कर जाती हैं, वरीड होती हैं। और बहुत जैसे कि सीवियर फॉर्म में ऐसे भी हो सकता है कि किसी के हिर्सुटिज्म शुरू हो जाए। ये कौन सी एज में इस तरह हो रहा है, तो वो आपके लिए सोचने की बात है या डॉक्टर के पास जाने की बात है? एज में, लाइक इट्स प्रेफरेबली कि आपको अगर स्टार्ट में ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी का थोड़ा सा वेट, जैसे कि कुछ लोग प्रोन होते हैं ज़रा बचपन से ही थोड़े से चबी या थोड़ा सा वेट ज़रा ज़्यादा होता है, नॉर्मल BMI थोड़ा सा अपर लिमिट पे है, तो उनको लाइक जल्दी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उन्हें जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा। और बिकॉज के आप उसको वर्सनिंग की तरफ ना जाने दें कि आप इसको छोड़ दें। लेकिन एक टाइम होता है ना, कुछ लोग कहते हैं 15, 16, 17 साल में उस वक्त तक अगर आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं तो फिर आपको यू मस्ट सी द डॉक्टर। बिल्कुल दिखाना चाहिए, एटलीस्ट आप इवेल्युएट तो करवाएं ना। आप अगर ये इसको छोड़ दें बिल्कुल कि इस नॉर्मल, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अगर जल्दी विजिट करेंगे, एटलीस्ट डायग्नोसिस तो उसका टाइमली हो। और डायग्नोसिस लाइक जिस तरह कि डायग्नोज हो जाए तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने करनी है। आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको ज़्यादातर आपको लगता है कि जो इसका कल्प्रिट है वो वेट है? वेट से लिंक्ड है। वेट एंड हार्मोन्स, बेसिकली इंटरनली आपके थोड़े हार्मोन्स डिरेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि आप एट रिस्क हैं, किसी वक्त PCO हो सकता है। सही। और फिर आप उसको वेट को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो लेस लाइकली है कि आपका जो है वो इतनी। डॉक्टर अंजुम, कॉजेज इसके क्या हैं और सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि लोग इन चीज़ों को 6 महीने तो जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहिबा ने, तो जाहिर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1-2 महीने का गैप आ रहा है और इस तरह की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो उसमें लोग ज़्यादातर डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक बिल्कुल ही मसला सर पे ना आ जाए। तो कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिस वक्त यू मस्ट सी द डॉक्टर, और कॉजेज भी? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कोई इसमें स्पेशल एज नहीं है, रिप्रोडक्टिव एज। अच्छा। मतलब एक 13 साल की बच्ची भी आ सकती है और एक 40 इयर्स की लेडी भी आ सकती है।
एक बच्ची आ सकती है हार्मोनल या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ, तो एक लेडी आ सकती है कि मुझे इनफर्टाइल है, या एक थोड़ी सी नियर टू पेरीमेनोपॉजल आ सकती है कि मुझे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि वी कैन सस्पेक्ट कि माइट भी कि वो उस वक्त डायग्नोज नहीं हुई, खुदा ना खासा कोई प्री कैंसरस या कैंसर से पहले वाली कंडीशन तो नहीं है। सो नंबर 1, कोई एज नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। नंबर 2, हाउ विल गोइंग टू, मतलब क्या सिम्टम्स हो गए। देखिए 3 मेन चीज़ें हैं, या तो आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, या आपको ऐसे चेंजेस हैं जिसमें जैसे स्किन पे आपको लगता है कि हेयर बहुत ज़्यादा हैं, या ओवरऑल बॉडी पे हेयर है, या फेशियल स्किन थिकनिंग हो रही है, ये चीज़ें हैं। या फिर आपको इनके अलावा हो सकता है जी आप गए डॉक्टर के पास, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें ही हों। आइडियली 2 आउट ऑफ दीज 3 किसी भी 2 चीज़ों हो सकता है। मेंसेस आपको बिल्कुल नॉर्मल थे, आपको लगा जी मैंने वेट गेन किया, मुझे थोड़ी सी स्किन पे बाल भी ज़्यादा हो रहे हैं या बॉडी पे कहीं, यू गो फॉर एन, डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें ये पिक दिस थिंग, या फिर हार्मोनल टेस्ट करवाइए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मल ही हो, हमें कोई भी ये चीज़ें हों तो हम पिक करेंगे PCO। ना जैसे आपने पूछा कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक यंग बच्ची या एक 14 साल 18 साल 20 साल की लड़की आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ भी आ सकती है। देखिए यूजुअली हम स्ट्रेस लेते हैं, वी आर ओवर एंशियस, ओवरवर्क्ड, ये भी आपकी साइकिल को एबनॉर्मल करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं, बट कोई चीज़ अगर परसिस्टेंटली हो, ठीक है जी, आपने 1 साइकिल 2 साइकिल से इट्स ओके। बहुत दफ़ा आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से भी मेंसेस आपका डिरेंज हो जाता है। पर अगर आप फील करते हैं कि जी ये चीज़ परसिस्टेंटली 3 4 5 महीने हो रही है, यस देन यू हैव टू रश टू द डॉक्टर। आप अपना एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाएं, हो सकता है वो कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवा लें और उससे आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आपका वेट बड़ी, आप कह रहे हैं मैं इतना डाइट भी नहीं ले रही, मैं खा भी नहीं रही, मगर आपका वेट बढ़ रहा है, और फिर वो एक एज है जो कि चाह रही है कि मैं फर्टिलिटी को करूं और वो नहीं हो सक रही, दो उसको लगता है कि बाकी चीज़ें मेरी नॉर्मल हैं, मेंसेस भी बिल्कुल नॉर्मल है, मगर मेरा थोड़ा बहुत वज़न बढ़ा। वो समझते हैं कि शादी के बाद हमने बहुत ज़्यादा खाया और हमने तो हमारा वज़न बढ़ गया, मगर वो कंसीव नहीं कर पा रही, दो दे आर रेगुलरली ट्राइंग, सो इट कैन बी प्रेजेंट लाइक दिस। फिर मैंने आपको कहा कि जी एक वो फीमेल है जो कि उसके बच्चे भी हैं और उसने फील किया कि सडनली मेरे साइकिल चेंज हो रही है और कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म ये बच्चेदानी पे या यूट्रस पे इफेक्ट करे तो इट कैन लीड टू प्री कैंसर या इवन कार्सिनोमा। अच्छा, लॉन्ग टर्म जाके, इट्स अ लॉन्ग टर्म, इट्स वेरी वेरी रेयर, बट अगर वो बच्चेदानी के लेयर्स को थिक करेगी तो जाके फिर एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। इसके दीज आर, इस तरह प्रेजेंटेशन अलग अलग है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि जी फिक्स इसी बच्चे को होगा, लगा बंधा नहीं है ना, ठीक है, एवरीबडी कैन प्रेजेंट डिफरेंटली, सो आप डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वजन बढ़ रहा है, आपको लगता है सही है, अगर आपको लगता है कि आप परसिस्टेंटली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी बढ़ा, तो यू हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर नीलम, एक बार पता चल जाए कि पीसीओज हैं तो उसका इलाज किस तरह होगा, कितने अरसे का होता है और इलाज कितना मुमकिन है, क्योंकि हमें लगता है कि यू हैव टू कंट्रोल इट एंड यू हैव टू लिव विद इट, क्या इस तरह की कोई चीज़ है? बिल्कुल एग्जैक्टली, पीसीओ की एक अच्छी चीज़ ये है कि इट्स लाइक नॉट लाइक कैंसर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ बहुत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अच्छा, इट्स ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ अगर आप अपनी मॉडिफिकेशन करते हैं, इट डिपेंड्स के डिजीज़ किस लेवल की है ना। इस बात को आप मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा। एक ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं, और आपका कोई सवाल पीसीओज के हवाले से हो तो यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। पीसीओज के हवाले से इस वक्त का हमारा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि गायनी रिलेटेड है तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई और चीज़ भी जहन में आती है, आपके सवाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर नीलम सबा हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर नीलम, आप हमें कुछ बता भी नहीं थी जब हम ब्रेक पर चले गए थे, तो अगर लाइक रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ना, कि पीसीओ का अगर डायग्नोसिस, ये मैनेजमेंट है इसकी डायग्नोसिस के बाद, या ये आप इरेडिकेट कर सकते हैं कम्प्लीटली?
ایکچولی اریڈیکیٹ نہیں ہم اس طرح کہہ سکتے کہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے. آپ اس کو اپنی کچھ ایسی میئرز لے سکتے ہیں جس کے ساتھ کہ آپ کی ڈیزیز کنٹرول میں رہ سکتی ہے. بیسیکلی فیمیلز کا تو ایشو یہی ہے کہ ان کے جو 2-3 ایشوز ہیں کہ اگر ان کی ریپروڈکٹیو ایج ہے تو ان کے لائک کنسرن ہے کہ وہ پریگنینسی پلان کریں، وہ پریگننٹ ہو جائیں، اس کے بعد ان کے مینسٹرل سائیکل ٹھیک رہے، اس کے بعد لائک وہی جو اس کے کمپلیکیشنز لیٹر آن جو لانگ ٹرم ہیں کہ پری کینسرس کنڈیشنز ہوتی ہیں کینسر کی طرف. تو ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم ان ساری جو اس کی لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں ان سے نکل جائیں، تو وہ اس کے ایفیکٹس نہ آئیں. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرنا چاہیے، اور نمبر 1 کہ ارلی ڈائگنوسس کی طرف جائیں کہ اگر آپ کا اس کو ڈیلے نہ کریں. اور نیکسٹ از کہ ونس کہ آپ کا ڈائگنوسس ہو گیا ہے، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا کس لیول کا ڈیزیز ہے، کیونکہ سم ٹائمس جسٹ کہنا چاہیے کہ الٹراساؤنڈ پہ پولیسسٹک اووریز پک ہوئی ہیں لیکن آپ کو کلینکل سمٹمز اتنے نہیں ہیں، لائک آپ کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہو رہے، تو وہ ایسی، اور ہارمونل امبیلنس بھی بہت ایڈوانسڈ فارم میں نہیں گیا، تو ایسی صورت میں ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. کنسیو کرنے کے لیے بھی اچھے ریزلٹس ہیں. تھوڑا سا آپ میئرز لیں گے، اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنا ویٹ کنٹرول کریں گے، اور دین اپنی تھوڑی ڈائٹری مینجمنٹ کے ساتھ تو کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہو جاتی ہیں. تو اگر کہنا چاہیے کہ بہت ایڈوانس فارم میں آپ نے پریزنٹ نہیں کیا جلدی، اور ہارمونل امبیلنس بھی بہت زیادہ ہو گیا، جی ہو گیا ہے، آپ کی ایڈوانس اسٹیج میں چلی گئی، جس کو پورا سنڈروم ہم کہتے ہیں، پولیسسٹک اوورین سنڈروم میں 3 چیزیں جیسے کہ ہرسوٹزم بھی ہے، ارریگولیرٹی بھی ہے، اوبیسٹی بھی بہت ایسی ہے کہ BMI بھی زیادہ. تو اس صورت میں پھر آپ کو تھوڑی محنت ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے، فالو پہ رہنا پڑتا ہے، اور لائک جو گائناکالوجسٹ کے ساتھ آپ لیزون رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے، یعنی کہ ان میرڈ لڑکی ہے تو وہ تو صرف یہ چاہ رہی ہے کہ مینسٹرل سائیکل میرا کنٹرول میں آ جائے. میرڈ ہے تو obviously فیملی اسٹارٹ کرنی ہے، جی. تو اس میں بہت سارے PCO کے پیشنٹس خود بھی کنسیو کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی لائک ٹریٹمنٹ. وہ نیچرل 1 ایئر کا ٹائم جو ان کی شادی کے بعد، تو وہ ہے کہ کنسیو بھی کر لیتے ہیں 50% کے قریب. اگر آپ کو کوئی ایسے ایشوز آ رہے ہیں کہ اب آپ کے جو ہے نہیں کنسیو کر رہے اسپونٹینیس یا، تو پھر آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے گائناکالوجسٹ کو. اور پھر یہ کہ آپ کی جو اوویلیشن نہیں ہو رہی اس کے لیے میڈیسنز آپ کو دی جاتی ہیں، اور تھوڑا سائیکل کنٹرول کے لیے بھی میڈیسنز دی جا سکتی ہیں. ڈپینڈس کہ آپ کی کیا کمپلین کیا ہے آپ کی، ٹھیک، تو اس کے اکارڈنگلی پھر اس کی مینجمنٹ، میڈیکل مینجمنٹ کے اوپر. ڈاکٹر انجم، یہی چیز میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کا اس پہ کیا اسٹانس ہے، خصوصی طور پہ جب آپ کنسیو کرنا چاہتے ہیں اس وقت لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے PCOs ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی اب مشکل چیز ہو گئی ہے اور اب شاید ہم اس سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے، اور پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ اتنا ہی ڈسٹربنگ ہے، یا یہ لیس ڈسٹربنگ ہے، یا یہ لیس ڈسٹربنگ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. اچھا ہے کہ آپ کے چینل کی وجہ سے لوگوں میں، کیونکہ جو 90% پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں دے فیل سو اپسیٹ اینڈ ڈپریسو کہ ہمیں PCO ہو گیا. دیکھیں، اٹس ایکچولی یہ ایسا ڈس آرڈر ہے یا ایسی بیماری ہے جو اس میں سمپل ہارمونل امبیلنس ہے. ہارمون آپ کے نارمل ہو جائیں گے، کچھ آپ کی ہیلپ ہوگی، مینس یو ہیو ٹو ریڈیوس دا ویٹ، اپنی ڈائٹ موڈیفائی کریں، تو اور کچھ آپ کو ہم ہارمونز دیں گے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیٹس سو سمپل. اور اس کی اچھی بات یہ ہے، یس اٹس ویری کامن، اس کے چانسز ہے کہ ریکرنس ہو وہ ہے، بٹ خدا نہ خاصہ ایسی کوئی موذی بیماری نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے خود آپ کو بہت زیادہ ہارم ہوگا. اچھی بات یہ، بہت دفعہ جو پیشنٹ ہوتے سے ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں اور اپنا پراپر ڈائٹ مینیج کرتے ہیں، اس سے ہی ان کے ہارمونز نارمل ہو جاتے ہیں. تو دیٹس گڈ. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم انہیں میڈیکیشن دیں. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یس بہت ساری فیمیل آتی ہیں انفرٹیلٹی کے ساتھ، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ انیشلی وہ اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کریں، اپنے ویٹ کو کم کریں. اس کے لیے آپ کی گائنی آپ کو ڈیفینیٹلی ڈائٹ پلان دیں گی، اس سے آپ کا ایکٹیویٹی ایکسرسائزز وہ آپ کو سمجھائیں گی. اور اس کے بعد اگر پرسسٹنٹلی آپ کو لگتا ہے کہ ریزسٹنس ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. ویسے بھی ایک اگر کوئی کپل 2 سال تک اگر خود کنسیو نہیں کر رہا یا آفٹر 1 ایئر، تو آئیڈیلی ان کی ٹریٹمنٹ یا ان کی مینجمنٹ اسٹارٹ ہو جانی چاہیے. رادر یو ول ویٹ فرام آن اینڈ آن کہ جی ہم اس کا ویٹ کریں اور پھر اس کا کریں. اگر آپ ڈائٹ صحیح کر لیتے ہیں، آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوگا، اس کے بعد سرٹن میڈیکیشن لیں گے، تو چانسز آف کنسیپشن بہت کامن ہے اور آپ کے اچھے ہوں گے اور جلدی کنسیو کریں گے. رائٹ.
फिर बात होती है कि जी आपका रिकरेंस लोगों को होती है, डॉक्टर साहब अभी मैंने मेडिसिन खाई और मैं बिल्कुल सही हो गई थी, अब वापस 6 महीने बाद मुझे फिर ये प्रॉब्लम हो गया। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें अकॉर्डिंगली तो इसके चांसेस के हार्मोन्स ठीक। आपके रिकरेंस होंगे एबनॉर्मल वो कम हो जाए। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नुसरत साहब? मैं कराची से शला बात कर रही हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुझे से पूछना था डॉक्टर फिल्म से कि हार्मोन्स जो है किसी यंग एज में कितने आगे पीछे होते हैं रिगार्डिंग द पीरियड्स, कभी अगर जल्दी आ जाए कभी देर से आ जाए। बीइंग अ मदर ऑफ अ यंग डॉटर आई गेट वरीड, काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स की वजह से लेट होते हैं, ये क्या इश्यू है? अच्छा ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। जी जी इस्लाम को देखें, जो आपने यंग बच्चियों का बताया है हमें, जब किसी बच्चे की मिनारकी होती है या उसका मेंसेस स्टार्ट होता है उसके बाद उसकी बॉडी को कुछ टाइम लगता है कि वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइकिल में आए। इट विल टेक सम टाइम, साल भी लग सकता है, मगर ओवर द टाइम ग्रेजुअली ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो प्लीज़ आप इसमें एक्सपीडाइट नहीं करें कि जी उसको साइकिल शुरू हुई और 2-3 महीने बाद वो नॉर्मल हो गई और हम इसको हार्मोन शुरू कर दें या मेडिकेशन शुरू कर दें। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको जैसे मैंने आप पहले भी डिस्कस किया कि फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि साइकिल शुरू हुई 2-3-4 साल सही थे और उसके बाद वो एबनॉर्मल होने लगे, अगर 1-2 साइकिल है, ओवर स्ट्रेस्ड है, ओवर वर्कड है, तो ठीक है, यू जस्ट ऑब्जर्व इट। मगर अगर उससे ज़्यादा अगर आपका हो रहा है तो देन यू हैव टू गो टू योर गायनी एंड आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होंगे, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड होगा और हो सकता है कि आपको बहुत कोई हैवी मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको वेट गेन है, इसकी डाइट मॉडिफिकेशन से इंशाल्लाह वो सही हो जाए। सही हो जाएगा। अच्छा वैसे भी हमने देखा है कि अक्सर लोग बड़े चबी होते हैं या वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही वेट कम होता है उनका रंग भी साफ हो जाता है, चेहरा भी शादाब हो जाता है और लोग कहते हैं जी इसने पता नहीं क्या करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया। सो वेट से ये तमाम चीज़ें बहुत एसोसिएटेड है। जो आपकी फ्रेशनेस है जी, और जो पहले आप रंगत उड़ी उड़ी और ये सारे कुछ होता है, मेरे ख्याल में वेट मैनेजमेंट हो जाए तो ये मसले भी हल हो जाते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर हम ये हार्मोनल चेंजेस, पीसीओज, अगर आप इसमें फर्टिलिटी के हवाले से भी बात करना चाहें तो डॉक्टर साहिबान से कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, पीसीओएस के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये भी था कि हमें जब पहली दफ़ा कोई चीज़ पता चलती है और इस तरह के मेडिकल टर्म्स में पता चलती है तो हम परेशान बहुत हो जाते हैं और हम जो है उसकी नौयत को समझ नहीं पाते, हम नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको कुछ अवेयरनेस हो और खुदा न खास्ता कभी भी ज़िंदगी में ये चीज़ें आएँ तो आपको इसके बारे में पता हो। डॉक्टर नीलम, कंसेक्यूटिव बच्चे हैं और उसके बाद भी लोगों को पीसीओएस हो जाते हैं? बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। किसी भी लाइक स्टेज में ज़िंदगी में, रिप्रोडक्टिव एज में, इवन 40 इयर्स में भी हो सकता है किसी को। तो इसमें लाइक एक तो चीज़ है कि आपकी जो फैमिली में अगर किसी को पेरेंट्स में से या ब्लड रिलेशन, नियर रिलेशन में से डायबिटीज़ है और टाइप 2 वाली डायबिटीज़ इसको हम कहते हैं, तो फिर आप मोर एट रिस्क हैं रिलेटिव जनरल पॉपुलेशन से कि आपको पीसीओ कभी भी हो सकता है। और एक और चीज़ है कि अगर आपको पीसीओ डायग्नोज हुआ है तो लेटर ऑन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ लाइक 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। अगर आप इसको कंट्रोल में करेंगे, अपनी वेट रिडक्शन, अपनी सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मैनेजमेंट, तो आपको ये उस तरफ जाने से भी प्रिवेंट करेगी। लाइक आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जल्दी नहीं होगी एटलीस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है लिंक्ड हैं इन दोनों की। अच्छा, इसमें मैं क्योंकि ब्रेक में भी हमारे पास कॉलर आए थे और इनफर्टिलिटी का इशू ख़वातीन में पीसीओएस की वजह से हो जाता है, मर्दों में भी इनफर्टिलिटी के मुख्तलिफ इश्यूज़ हो जाते हैं। और हमने, क्योंकि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो गया है
کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر مسائل ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں. اور آج کل جن بچوں کو, جس جنریشن کو ہم بڑا کر رہے ہیں, ان کا لائف سٹائل تو بالکل ہی کچھ نہ سمجھ میں آنے والا ہے. خود ہی آرڈرز کرنا, اتنے سارے ایپس آ گئے ہیں, اس میں آن لائن فوڈ منگا لینا, باقی تمام چیزیں کر لینا. تو یہ تو پھر جو آگے آنے والی جنریشن ہے اس میں کیا ہمیں زیادہ خدا نخواستہ یہ مسائل دیکھنے کو ملیں گے؟ اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی, بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی جی کہ وہ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو, یہ اس کا آپ کی زندگی کو کتنا زیادہ یہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو جب تک سیلف موٹیویشن نہیں ہوتی, دوسروں کو کہنے سے, زبردستی امپلیمنٹ کرنے سے چیزیں نہیں ہوتی. تو اویئرنیس, ایجوکیشن, آئی تھنک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بچوں کے کورس میں اس کے کوسچن ڈال دینے چاہیے تاکہ وہ خود سے موٹیویٹڈ ہوں انہوں نے کیا کھانا ہے, کیا کرنا ہے. تو پلس یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک آپ خود سے نہیں کرنا چاہتے نا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے ہی ہیں, سبھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی کریں اور انہیں بتائیں کہ فٹ رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے, یا اس کے کیا کیا کس کس طریقے سے آپ یہ سب کر سکتے ہیں. میں نے نوٹس کیا کہ ونس جب ان کے منسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت کانشیس ہو جاتی ہیں. بچپن میں تو شاید وہ نہیں اتنی زیادہ پیرنٹس کے کنٹرول میں نہیں آتی, لیکن جب ونس وہ پیوبرٹی کے بعد اگر ان کا منسٹرل سائیکل, آپ ان کو یہ ان کے اوپر آپ لائک ان کو سمجھائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کو سمجھتی ہیں اور عمل کرنے کو. اچھا ڈاکٹر انجم, مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم نے کیونکہ لائف سٹائل کی بات کی اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے لڑکوں سے بھی ہے. ابھی جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس میں راتوں کو جاگنا, دن میں سونا, ویپ کرنا, شیشہ پینا, اسموکنگ کرنا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ینگر جنریشن کرتی ہے. فاسٹ فوڈ کی طرف انکلینیشن بہت زیادہ ہے. کیا ہمارے, کیونکہ ہم بی سی اوز تو لڑکیوں کی کافی بات کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے لڑکوں میں بھی انفرٹیلیٹی کے ایشوز ان وجوہات کی بنا پر ہو سکتے ہیں؟ جی جی, اوور آل دیکھیں, کیونکہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمارے سوشل نارمس چینج ہو چکے ہیں بہت ساری چیزوں میں. سوشل ہمارے ڈائٹری ہیبٹس اور بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹ کین افیکٹ میل فرٹیلیٹی ایز ویل. جیسے ایک بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا شیشہ پینا یا کسی قسم کی اس طرح کی ایڈکشن, اٹ کین یس ویری مچ ڈائریکٹلی اینڈ ایون انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کین افیکٹ میل فرٹیلیٹی. اس کے علاوہ آپ کا اوبیسٹی صرف فیمیل کے اندر انفرٹیلیٹی نہیں کرتی, اوبیسٹی میل کے بھی پیرامیٹرز کو اور ہارمونس کو ڈسٹرب کرتی ہے, اور اس کے اندر بھی انفرٹیلیٹی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. نہ صرف انفرٹیلیٹی کے, جیسے ہم نے کہا کہ پی سی او کین, یا پی سی او شوگر ڈائبٹک کا پیشنٹ کر دے گی, یا ڈائبٹیز کین لیڈ ٹو پی سی او پیشنٹ. اور ایکٹیوی اور دونوں میں اگر ہم ڈائٹ موڈیفیکیشن کریں, ویٹ ریڈیوس کریں, تو ہمارے ہارمونل مور دین 70% نارمل ہو جائیں گے اور ڈیزیز بھی صحیح ہو جائے گی. اسی طرح میل پیٹرن کے اندر بھی, جیسے آپ نے کہا کھانے کی چیزیں ہیں, جنک فوڈ زیادہ ہیں, وہ اوور آل جب میل پیٹرن میں آپ لے گا اور اس کی اوبیسٹی بڑھے گی, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہی بیکم اے پیشنٹ آف ڈائبٹیز, تو وہ بھی انڈائریکٹلی کین افیکٹ دا فرٹیلیٹی, کیونکہ وہ اس کی ساری چیزوں کو ڈسٹرب کرے گی اور ہی کین بی انفرٹائل پیشنٹ. تو صرف ایڈکشن, ڈائٹ آپ کی, ایون آپ کیا چیز لے رہے ہیں, آپ کی نیند کتنی اچھی ہے. ہم کہتے ہیں جی اوور نائٹ جاگے اور دن میں سوئیں, جو اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے, جو رات کو جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں وہ ایکچولی آپ کی چیزوں کو نارمل کر رہے ہوں. جب یہ وائس ورسا ہوگا تو پھر بھی آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہو جائیں گے, اور وہ نارمل ایون فیمیل ہو کہ میل ہو, وہ ان کی چیزوں کو ڈیفینیٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں. اور یہ والی چیزیں, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہمارے ہو ہی رہے ہیں, لیکن بڑے مسائل کا تعلق بھی ان چیزوں سے ہے ہی. پہلے کتنی خالص چیزیں کھانے کو ملتی تھیں, لوگوں کا سمپل لائف سٹائل تھا, اتنی زیادہ پرابلمز نہیں تھی, پیدل چلتے تھے, پیدل چلتے تھے, شاپنگ کے لیے پیدل چلتے تھے. اب شاپنگ مالز کے اندر بھی لفٹس ہیں, اور ادھر بھی پیدل نہیں آپ نے چڑھنا, ادھر بھی وہ سب بالکل لائف سٹائل, ہر چیز ڈور سٹیپ پہ ہے, ہر چیز آسانی سے ہے. تو وہ آسانی نے ایکچولی آپ کی زندگی کو مشکل بنایا ہے, صحت کو مشکل کیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہی آج صبح میں ہم نے کہانی بھی سنائی تھی کہ آسانیاں جو ہے نا وہ کبھی کبھی مشکلات میں آپ کو ڈال دیتی ہیں. تو آسانیوں کے پیچھے صرف نہیں بھاگنا چاہیے, مشکلات کو اگر آپ سر کر لیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے آگے کے لیے. کوئی اور اس میں ایسی چیز جو پیشنٹس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, obviously without quoting their names, کوئی آپ کو ایسی چیز لگتی ہو جو اویئرنیس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں؟ ایکچولی میرے جیسے میں دیکھتی ہوں نا پیشنٹس, تو پیشنٹس بہت سٹریس لیتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے تو وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, مختصراً بتانا ہے. جی ڈاکٹر نے کیا ہمیں بہت بڑی بیماری, اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. آپ اس کو
سمجھیں اپنی ڈیزیز کو اور اس کو کیری آپ نے ود لائف اس کے ساتھ چلنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے. کچھ لوگوں کو جب یہ بہت مشکل لگتا ہے تو وہ فالو اپ پہ ہی نہیں رہتے, وہ لاس مطلب وہ ادھر ادھر, جیسے کہ ہمارے کمیونٹی میں حکیم اور اس طرح کی دوائیاں اور ایسی چیزیں آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ چلے جاتے ہیں اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں بجائے ٹھیک ہونے کے. تو ایک تو فالو اپ پہ رہیں اور اپنا جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں, نیوٹریشنل ایڈوائس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اور شبہ اتنا نہ کریں, شبہ بہت ہوتا ہے ڈاکٹر پہ, انہوں نے یہ گولیاں دے دی, وہ کر لیا, اس ایج میں دے دی, ابھی ضرورت نہیں تھی, ابھی یہ تھا, فلاں نے یہ مشورہ دیا, اس نے یہ, تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نیلم, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انجم, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. اور یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اس طرح کی اویئرنیس آپ تک پہنچاتے رہیں تاکہ زندگی میں مختلف مراحل ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو کہیں آپ اسٹک ہوں تو آپ کو ہمارا شو یاد آ جائے اور ہماری گفتگو یاد آ جائے. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے, پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.